हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या एकेडमी। तो आज आप सबने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया होगा। तो हॉस्टल वार्डन में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास सेट बी है, तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 41 से गणित है। मैं इसको डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ था, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए। मान लो ए है, उसको 65% मत प्राप्त हुए और बोल रहा है ये जो है 3645 वोटों से जीत गया। आगे बता रहे हैं वहां दो प्रत्याशी थे, मतलब दूसरा प्रत्याशी होगा बी। अगर इसको 65 मिला है प्रतिशत, तो इसको डेफिनेटली 35% मिला होगा। इसको 65%, इसको 35% वोट मिले। अब बोल रहे हैं कि वो जो है 3645 वोटों से जीत गया। 3645 वोटों से जीत गया। जीत गया कहने का मतलब ये इससे 3645 वोट ज्यादा पाया होगा। अब प्रतिशत में कितना ज्यादा पाया है? वो 65 पाया है, ये 35 पाया, तो दोनों का अंतर हो गया 30%। उसने अधिक प्राप्त किया, जो कि इतना है। मैं यूनिटी रूल लगाऊंगा और मैं 100% निकालूंगा, क्योंकि उसने बोला कुल कितना मतदान हुआ। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3645 बटे 30। 100% की वैल्यू हो जाएगी 3645 बटे 30 गुणा 100। ये 0 से 0 कट गया, 3 से जाएगा एक बार में, 2 बार में, एक बार में, 5 बार में, तो आएगा 12, 15 और ये 0। 12,150 कुल वोट डाले गए थे, जो कि ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन दिया है एक रेखा का समीकरण जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। यदि यह रेखा एक सरल रेखा x + y + 1 = 0 से P बिंदु पर मिलती है, तो दूरी AP होगी। देखिए बोल रहा है एक बिंदु है A, 2, 3। इस बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा जो कि 45 अंश का कोण बनाती है x अक्ष के साथ, और इस रेखा के साथ एक और रेखा दी गई है x + y + 1 = 0। अब बोल रहे हैं कि ये रेखा इस रेखा से बिंदु P पर मिलती है। ये एक रेखा होगी कहीं, इस रेखा से बिंदु P पर मिलती है। अब बोल रहा है A से P की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले मुझे उस रेखा का समीकरण निकालना होगा जो इस बिंदु से गुजरती है और इतने अंश का कोण बनाती है। तो किसी भी रेखा का समीकरण होता है y - y1 m x - x1। यहां m क्या है? m ना स्लोप को दर्शाता है। हम जानते हैं m बराबर tan थीटा होता है स्लोप। यहां पर थीटा 45 अंश है, तो tan 45 अंश करूंगा जो कि 1 आता है। तो मेरा समीकरण रीराइट हो जाएगा y माइनस y1 3, y2 और x1 2। तो y - 3 बराबर 1 इंटू x - 2। तो यहां से मेरा एक समीकरण बन गया y - x - 1 = 0। अब एक इक्वेशन है y - x - 1 = 0, x + y + 1 = 0। तो मैं इन दोनों समीकरणों को रीराइट करके आपस में सॉल्व करता हूं और पॉइंट्स निकालता हूं जिससे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, x + y + 1 = 0, एक समीकरण पहला हुआ। ये जो लाइन निकली y - x - 1 = 0। अब मैंने क्या किया, सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा ना, y बराबर x + 1 दोनों ट्रांसफर कर लिया। ये इक्वेशन ले लेता हूं। मैं क्या करूंगा, इस y की जगह ये रख देता हूं, x + y की जगह रखो x + 1 + 1 = 0। तो यहां से आ जाएगा 2x + 2 = 0, x बराबर -1। सॉल्व करने पे x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं। मैं 2 में रखता हूं। इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में रखूं, तो y बराबर -1 + 1 0। तो मेरा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, मान लेता हूं पॉइंट है
P, तो P पॉइंट जो मिला वो मिला है मुझे -1 0, और A जो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था, ये पॉइंट मुझे दिया हुआ था 2 3। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो y2 है आपका 3 y1 0 का स्क्वायर प्लस, अच्छा तो y2 आपका है, ये बाद वाला पॉइंट है क्योंकि दूरी AP निकालनी है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहां से हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का स्क्वायर अगेन 9 का वर्गमूल, तो हो जाएगा वर्गमूल 18, जिसको मैं लिख सकता हूं 3√2। ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन होगा बी 3√2। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन 43 में दिया हुआ है, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक संख्या से जोड़ी बनाइए। तो फलक संख्याएं बोल रहे हैं, पहला आपका ज्यामितीय आकृति बोल रहा है बेलन। तो बेलन का शेप कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर फलक की बात की जाए तो एक फलक ये हो गई, एक ही हो गई, और ये कर्वेचर फलक होता है, ये देखो ये पूरा एक फलक हो गया, तो टोटल हो गई 3 फलक। तो बेलन के सामने 3 फलक आ जाएगा। अगला दिया हुआ है घन। घन की 6 फलकें होती हैं, हम सब जानते हैं। एक बॉक्स को अपन अगर इमेजिन करें तो 6 फलकें होती हैं। इसके बाद दिया है शंकु। शंकु का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, एक फलक तो ये वाली हो गई, और ये पूरी सिंगल फलक है, ये देखो एक कोन टाइप का जो बनता है, तो 2 फलकें होती हैं शंकु की। अब दिया है गोला। गोला बॉल को बोलते हैं, एक फलक वो होता है। तो देखो बेलन ए, और दिया है 3 में दिया है आपका 3। उसके बाद बी घन 6 दिया है 4 में, बी आया 4। सी आपका शंकु, शंकु मतलब 2 है आपका 2 में, ये 2। अब आया आपका गोला। गोला आपका डी जो कि एक फलक है 1। तो A3 B4 C2 D1, A3 B4 C2 D1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न। इसमें ना कथन और कारण का रूप दिया हुआ है। कथन दिया है चतुर्भुज की क्रमगत भुजाएं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कोई भी रैंडम चतुर्भुज बनाओ, ये क्रमगत भुजाएं हैं तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा, डेफिनेटली क्रमगत भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही है, ये सही है। कारण बोल रहा है चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, ये कोई वैलिड कारण है ही नहीं। हम देख सकते हैं विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु कहां से होंगे, नहीं हो सकते। तो कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सत्य है कारण असत्य है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है एक व्यक्ति ने 1500 रुपए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए, 2000 रुपए 2% अधिक दर पर निवेश किए, 3 वर्षों में कुल 750 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 1500 रुपए किस दर पर निवेश किए। मैं मान लेता हूं आर दर पर निवेश किए, तो 1500 मूलधन गुणा दर गुणा समय दिया है 3 साल बटे 100, 1500 पर इतना ब्याज मिलेगा। दूसरा दिया है 2000 पर, 2000 पर अब 2% महंगा, मतलब R+2 से दिया, समय 3 साल बटे 100, ये दोनों ब्याज मिलाकर प्रश्न के अनुसार 750 रुपए का ब्याज देंगे। समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है
कि 1500 रुपए 8% ब्याज से 3 साल में कुछ ब्याज दिया, 2000 रुपए को 2% ज्यादा ब्याज पे लगाया गया तो 3 साल में ब्याज दिया, कुल मिला के 750 रुपए उसको प्राप्त हुए। तो यहां से आर का मान निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। एलसीएम 100 लेकर उधर ले जाऊं, ये हो जाएगा 4500 आर प्लस ये हो जाएगा आपका 6000 आर प्लस 12000, 6000 का दुगना 12000 बराबर 750 और ये 100 उधर गुणा हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 10,500 आर बराबर 63,000, आर बराबर 63,000 बटे 10,500, 105 और ऊपर 630 भाग करूंगा तो 6 बार में चला जाएगा। 6% ब्याज की दर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फिर से सी आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 46, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी। मान लेता हूं पहले वस्तु 100 रुपए की थी, अब उसने 3/4 में खरीदी। 3/4 में खरीदी मतलब क्या? 100 का 3/4 नया क्रय मूल्य आया 75 रुपए। अब बोल रहा है कि उसे मूल्य से 20% अधिक में बेची। किसके मूल्य से? जितना उसका एक्चुअल मूल्य था उससे 20% अधिक में बेची, मतलब 100 रुपए से 20% ज्यादा में बेची, 120 रुपए में बेची। खरीदी 75, विक्रय 120। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ कितना है? देखो 45 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य नीचे आता है गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 से ये हो जाएगा 2500, 25 दिया 75, 3 से 15 बार में गया 60%, 60% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47वां प्रश्न बोल रहा है एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपए में खरीदी और उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का लाभ हुआ। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 540 रुपए दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है 15%। बोल रहा है उसके बाद भी उसको 19% का लाभ हुआ, 19% का लाभ हुआ, 19%। तो यहां से मैं विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं। विक्रय मूल्य मेरा होगा क्रय मूल्य गुणा 119%, क्योंकि क्रय मूल्य पर 19% का लाभ हुआ। ये 0 से 0 गया, 54 गुणा 119 बटे 10, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब इस विक्रय मूल्य पर एमआरपी निकालनी है जब डिस्काउंट इतना हो। तो बात को समझो, अंकित मूल्य का 85% अगर मैं लूंगा डिस्काउंट करके तो मेरा विक्रय मूल्य आएगा। कंसेप्ट यही बोलता है। तो एमआरपी निकल जाएगी यहां से, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य रख दो 54 गुणा 119 बटे 10, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, 17 सत्ते 119 होता है, 17 पंचे 85 होता है, 5 दूनी 10, 54 गुणा 7 गुणा 2, ये हो जाएगा 108 गुणा 7 मेरा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आ जाएगा 56 की 6 हासिल 5, 6 और 7, 756 रुपए। ऑप्शन डी। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं ऑप्शन डी कैसे आया।
दिया था क्रय मूल्य 540 रुपए, 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 19% का लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य पर 19% लाभ लगा के मैं विक्रय मूल्य निकाल लिया। ये विक्रय मूल्य इतना डिस्काउंट देने के बाद आ रहा है, तो एमआरपी पर 15% डिस्काउंट मतलब 85% हुआ, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर होगा। मैंने वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, 756 रुपए मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 48वें प्रश्न पर। बोल रहा है यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 अंश हो तो वह कोण होगा। मान लेता हूं कोण x है, पूरक कोण इतना, x का पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स। पूरक कोण और उसके आधे, किसी कोण तथा उसके पूरक कोण के आधे का योगफल 75 अंश है। सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 75 गुणा 2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 150 माइनस 90, 60 अंश x की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन सी आंसर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, यह आधार है 24 सेंटीमीटर का, और इसका क्षेत्रफल दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए ये भुजा चाहिए, इस भुजा को निकालने के लिए मुझे क्षेत्रफल का यूज करना पड़ेगा। ये मान लेता हूं मैं इसकी ऊंचाई है h, और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की जो ये ऊंचाई होती है, जो हाइट हम बोलते हैं जिसको, ये जो लंब होता है ना बिंदु से, इन दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब ये 12 ये 12। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊं 1/2 गुणा आधार 24 गुणा ऊंचाई h बराबर 192, तो यहां से ऊंचाई आ जाएगी 192/12, 12 एकम 12, 12 छक्का 72, मेरी ऊंचाई आ गई 16 सेंटीमीटर। अब हम देखें अगर ये बिंदु M है तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये MCB, तो ये अगर 12 है ये 16 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो CB का स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से CB निकल जाएगा 256 प्लस 144 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल 20, तो ये मेरी लंबाई आ जाएगी 20। तो परिमाप निकालना था, दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर की है, एक 24 सेंटीमीटर की है, तो जो परिमाप होगा 20 प्लस 20 प्लस 24, 64 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, 49 ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 56 व 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त हो। देखिए बहुत आसान है, वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे 37 को भाग दूं तो इस केस में शेषफल 1 बचना चाहिए, 56 को भाग दूं इस केस में 2 शेषफल बचना चाहिए, 93 को भाग दूं इस केस में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो देखो शेषफल ये बचे, तो अगर शेषफल को पहले ही घटा दूं तो उस संख्या से 36 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वैसे ही उस संख्या से 54 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वैसे ही उस संख्या से 90 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इन तीनों को विभाजित करूं और पूरा भाग चला जाए, मतलब इन तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बहुत से तरीके हैं। पहले मैं एक काम करता हूं, भाग विधि से लगा लेता हूं, 54 एकम 54, ये हो गया 36, 36 से अब 54 को भाग दूंगा, 36 एकम 36, 18, 36 को भाग दिया तो 2 बार में चला गया। इन दोनों का HCF 18 आ गया। अब 18 और 36 का HCF निकालना है, तो 18 36 को भाग दे रहा हूं तो पूर्णतः भाग चला जा रहा है,
मतलब इनका HCF 18 ही आया, तो आंसर आया सी। 18वां सबसे बड़ी संख्या, जिसे इसको भाग दूंगा तो 1 शेषफल बचेगा, इसको दूंगा तो 2 बचेगा, इसको दूंगा तो 3 बचेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 51। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? आयाम मतलब उसकी भुजाओं को। मान लो किसी आयत की भुजा, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? भुजा का वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब यही अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसकी भुजा को 100% बढ़ा दूं तो 10 का 100% बढ़ाऊंगा तो 20 हो जाएगा। तो अब जो आयत बनेगी 20 भुजा वाली बनेगी। क्षेत्रफल 20 स्क्वायर 400। तो देखो 100 से 400 हो गया, 300% की वृद्धि हुई। ऑप्शन सी। इस तरीके से बनाएंगे तो आसान बनेगा। इसको बनाने के तरीके और है पर ये आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52। दिया है सही जोड़ी बनाइए। अब ये रेखा के ऊपर प्रश्न है। देखो सही जोड़ी बनाने के लिए बोल रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन के समानांतर रेखा बनाने बोल रहा है। समानांतर रेखा जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट बदलेगा, बाकी ये तो ऑब्वियसली सेम रहेगा। तो इसके पैरेलल रेखा क्या होगी? ax प्लस बी वाई। कॉन्स्टेंट की जगह कोई और ले लो, ऑप्शन में k का उपयोग किया है तो k इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो a जो होगा वो 2 से मिलेगा। अगला दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी के लंबवत। ax प्लस बी वाई प्लस सी के लंबवत रेखा। देखो लंबवत एक्चुअली में कंसेप्ट क्या बोलता है? a1 a2 कॉन्स्टेंट्स की बात करूं, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पे अगर देखा जाए, अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो bx प्लस ay प्लस कांस्टेंट कुछ भी हो इक्वल टू 0, ये आपका लंबवत रेखा होगा। तो ax, सॉरी प्लस बोल रहा हूं, माइनस, क्योंकि 0 होना चाहिए। b इंटू ए प्लस b इंटू माइनस ए 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0, ऑप्शन 3। तो b का आया है 3। ठीक है। अब बोल रहा है ax प्लस by प्लस c के समानांतर बट मूल बिंदु मतलब 0 0 से होके जाने वाली। अगर बिंदु 0 0 से होगी तो कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा ax प्लस by इक्वल टू 0। ये है ऑप्शन, ये फर्स्ट में दिया है, तो सी का 1। और जो बच गया डी का आ जाएगा 4। एक्चुअली मैं बता देता हूं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के लंबवत और मूल बिंदु से, मूल बिंदु के केस में कांस्टेंट 0, बाकी रेखा यही, तो bx माइनस ay इक्वल टू 0 जो कि फोर्थ में दिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा a2 b3 c1 d4। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। सही जोड़ी बनाइए बोल रहा है। सही जोड़ी जो बनेगी वो कैसे बनेगी? दिया है सूची में चाल का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला का सही जोड़ी बनाना है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ए आपका आ जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। अंडरस्टूड है, ये फॉर्मूला सबको पता है। औसत चाल बी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय 4, समय बराबर वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग, तो दूरी बटे वेग मतलब चाल बोलते हैं 2, कुल समय, तो क्या बच गया 3 4 2 1, 1 बटे औसत चाल। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। A3 B4 C2 D1, A3 B4 C2 D1 ऑप्शन डी।
आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? 54वां, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगाएगी? बहुत आसान है, यहां से रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी दूरी बटे वेग से, लंबाई में उसकी दूरी होती है इतने समय में, दूरी बटे समय बराबर चाल, तो यह आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी चल रही है। अब उसको पुल को पार करना है। पुल को पार करने के लिए उसको 240 मीटर की दूरी तो तय करनी पड़ेगी, प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी भी तय करनी पड़ेगी, तो टोटल हो जाएगा 420 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। समय बराबर दूरी बटे वेग, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 सेकंड में वो ट्रेन पुल को पार कर जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 88 है तो प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर। पहली संख्या, मान लो 3 संख्या है ए बी सी। कैसे मानते हैं? बहुत आसान, इंटरेस्टिंग बताता हूं। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और इसकी 3 गुनी है। अगर मैं इसको 6x मान लिया तो पहली संख्या दूसरी की कितनी है? दुगनी है, तो 3x हो जाएगा। अब तीसरी की 3 गुनी है तो 2x हो जाएगा। अगर ऐसा मानू तो आसान हो जाएगा। ये तीसरी की 3 गुनी दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी तीसरी की 3 गुनी। ये संख्याएं मान लिया, इनका औसत दे दिया है 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 3 बराबर 88। यहां से आ जाएगा x का वैल्यू 6 3 9 और 2 11x बराबर 3 गुणा 88, x बराबर 24, 11 8 8 या 24, x की वैल्यू 24 आई। पहली संख्या 24 गुणा 6 144, 24 गुणा 3 72, 24 गुणा 2 48। बोल रहा है प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर, प्रथम माइनस तृतीय, यह आ जाएगा आपका 96। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। दिया हुआ है अभिकथन 25% को दशमलव में बदलने के लिए 25 को 100 से विभाजित करते हैं। ये बिल्कुल सही है, हम जानते हैं 25 बटे 100 करूंगा तो कथन एक करेक्ट हो गया। दूसरा जो बोल रहा है कारण प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो एक स्थान तो नहीं 2 स्थान बाएं ले जाते हैं, लेकिन वो कारण नहीं होता। अगर वो सही भी होता तो, पर यहां पर वो गलत है, तो ऑप्शन सी आएगा। पहला सत्य है पर रीजन जो है कारण वो असत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के 2 गुने से 30 अंश कम है। कोण, पूरक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 अंश कम है। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 कम है। परिभाषा जो बताया गया एज इट इज लिख दिया। सॉल्व करते हैं। x बराबर 180 माइनस 2x माइनस 30, 3x बराबर 150, x बराबर 50। छोटा कोण होगा। छोटा कोण पूछा है, वो कोण नहीं पूछा है, उस पूरक के सिचुएशन में छोटा पूछा है। तो 90 माइनस 50 करके 40 निकाल लेता हूं, यह आपका छोटा कोण हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमारा आंसर आ गया 40 अंश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है अभिकथन और कारण के रूप में 58। देखो अभिकथन दिया हुआ है बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। यह तो सत्य है
कि अगर छोटा देश है और संख्या बहुत अधिक है जनसंख्या, तो विकसित नहीं हो सकता। और उसका कारण बताया गया है जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाती है। ये भी करेक्ट है, जनसंख्या विस्फोट मतलब संसाधन कम होंगे ना, ज्यादा लोग होंगे तो इसका है अभिकथन सही है और उसका कारण भी सही है। ऑप्शन ए सही व्याख्या है। एस एवं आर सत्य है एवं आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आता है 59 क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं को सिरों से जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल देखो ये दिया है, ये आसन्न भुजाएं और ये विकर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है दो बराबर त्रिभुजों में बटा है। तो मैं एक काम करता हूं, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, पर मैं त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालता हूं। अब ये त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हेरन्स का सूत्र लगाऊंगा। सबसे पहले निकालता हूं एस की वैल्यू आएगी 8 प्लस 13 प्लस 9 बटे 2। ये हो जाएगा 30 बटे 2 15। क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां से हो जाएगा 15 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 2, इसका वर्गमूल। अगर इसको तोड़ा जाए 6√35 इसका क्षेत्रफल। कैसे? हमने 6 और ये 3 गुणा 5 कर दिया, तो 3 दूनी 6, 6 बाहर आ गया, 5 सत्ते 35। ये आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मुझे चाहिए पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा 6 करनी 35, 12√35 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन दिया हुआ है बी, ऑप्शन बी 12√35। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, 60 नंबर प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया है किसी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। देखिए घन और घनाभ का आयतन समान होगा, सही दिया है, पर अगला रीजन दिया है घन का क्षेत्रफल एक ही होता है यदि उसकी भुजा ए है। देखिए कारण जो है वो सही तो है, पर उसका सटीक कारण नहीं है। मतलब ये होगा कि सत्य दोनों है, परंतु रीजन जो है वो उसका सटीक रीजन नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 61 में से कौन सा ठोस है? देखो घन ठोस होता है, बेलन भी ठोस होता है। अब इसने बोला खोखला बेलन, खोखला बेलन खोखला है तो उसको ठोस नहीं बोलूंगा। गोलीय छल्ला भी खोखला है तो उसको ठोस नहीं बोलूंगा। तो ऑप्शन जो इसमें है वो आएगा ऑप्शन सी, ए व बी। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। सही जोड़ी बनाइए। एक एक क्वेश्चन है, सॉल्व करता चले जाना है। ए दिया हुआ है 250 ml एवं 2 लीटर का अनुपात, 250 ml और 2 लीटर। तो पहले इसको 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 250 अनुपात 2000, 1:8। अब 1:8 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो देखा जाए तो ऑप्शन 3 जो है 4:32 है। 4:32 4 8 32 होता है। तो ये ऑप्शन 3 को मैं एक के साथ सम्मिलित कर देता हूं। क्लियर? अब बी दिया हुआ है आपका 4x प्लस 3y अनुपात 6x प्लस 5y बराबर 11:17। तो x अनुपात y पूछा है, यहां से x अनुपात y निकाल लेते हैं। कैसे होगा?
इधर ले आओ, 17 चौक 68x प्लस 51y, 66x प्लस 55y, x को x की साइड, y को y की साइड ले जाओ, तो यहां से 68 माइनस 66 2x, y हो जाएगा 4y, तो x अनुपात y आ जाएगा 2:1, 2:1 फोर्थ वाला सुमेलित हो जाएगा इसके साथ। अब दिया है C के केस में 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9। देखा जाए तो ये सारे 2:3 को ही बता रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 12 और 18, 6 दूनी 6 तिया, 2:3 को ही दिखा रहा है, 12 18, ऑप्शन 2। तो सी का 2 से सुमेलित कर लो। आखिरी बचा डी, वो आखिरी बचा डी डेफिनेटली फर्स्ट पे आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। x अनुपात 2, y अनुपात 3, और दिया है 5x प्लस 7y बराबर 11, तो y अनुपात x पूछा है। यहीं से निकल जाना चाहिए y अनुपात x, x/2 बराबर y/3, तो y/x बराबर 3/2, y अनुपात x 3:2 आ चुका है, तो 3:2, 3:2 देखो 33:22, 11 तिया 11 दूनी, 3:2 ऑप्शन 1, ये आपका आंसर आ गया। A3 B4 C2 D1 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। देखिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी नॉर्मल संख्या लिख लेता हूं, 10,000 होती है। अब आगे देखता हूं, 3 4 5 और 6 से विभाजित करना है, 3 से 4 से 5 से और 6 से, इन सबसे विभाजित होने के सिचुएशन में पर शेषफल 2 मिलना चाहिए, ठीक है, 2 फिर भी बचना चाहिए। तो अगर मैं कैजुअल सा कंसेप्ट देखूं तो इनका एलसीएम निकाल लेता हूं, क्योंकि इनके एलसीएम से भी भाग देने पर सेम सिचुएशन आनी चाहिए। तो इनका एलसीएम अगर मैं निकाल लूं 3 4 5 और 6, तो इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो, 60 आ जाएगा। आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। इस एलसीएम के थ्रू मैं एक काम करता हूं, 10,000 को भाग देके देख लेता हूं कहां तक भाग चला जाता है। 60 एकम 60, ये 40 बचा, 400, 6 बार में 360, फिर 40 बचा 400, फिर 6 बार में 360, फिर 40 बचा, तो 40 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब अगर मैं 10,000 से 40 माइनस करूं 9,960, ये संख्या 60 से पूरी तरह से भाग चली जाती, इसका मतलब ये संख्या इन सबसे भाग चली जाती। अच्छा, अब ये बताओ इसके बाद अगली कौन सी संख्या 60 से भाग जाएगी? इसमें 60 जोड़ने पे वो संख्या 60 से भाग जाएगी ना, तो 9,960 में 60 जोड़ दिया, ये आ गया 10,020, ये संख्या भाग चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 40 शेष बच रहा था, माइनस करने पे ये आया, ये संख्या भाग जा रही है, 60 और जोड़ दूं तो ये भी भाग चली जाएगी, ये संख्या पूरी भाग चली जाएगी। पर दिया है शेषफल 2 बचना चाहिए, तो 2 और जोड़ दूं, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 10,022, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन सी में। यह आपका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दे रखा है कि जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि 2 रेखाएं हैं, ये काट दी, अब ये दोनों रेखाएं समांतर तब होंगी जब आंतरिक वैकल्पिक कोण, वैकल्पिक का मतलब है जो बताना चाह रहे हैं वो एक आंतर कोण को बोल रहा है, आंतरिक वैकल्पिक कोण ये बराबर हो, ये बराबर होंगे तो पैरेलल होगी डेफिनेटली, अगर ये बराबर नहीं होगी तो पैरेलल नहीं होगी। तो ए वाला सही है, बी वाला गलत है। सी दिया है बाह्य वैकल्पिक कोण समान हो, डेफिनेटली बाह्य वैकल्पिक कोण समान होंगे। ऑल्टरनेट एंगल अगर बाहर के अगर इक्वल नहीं हुए
तो भी वो पैरेलल नहीं होगी, असमान तो हो ही नहीं सकता, तो सी सही डी गलत। तो ए और सी ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 65। यदि उत्तरोत्तर छूटें 25, 10 व 8 हो तब एक एकल छूट, देखो 3 डिस्काउंट दिए हैं, 25%, 10% और 8%। निकालना है सिंगल डिस्काउंट। बहुत सारे तरीके हैं, मैं ज्यादा आसान तरीका बताता हूं। मान लेता हूं एमआरपी 100 है, 25% छूट हुई, 75% में बेचूंगा, 10% मतलब 90% में बेचूंगा, 8% मतलब 92% में बेचूंगा। इसको सॉल्व करो, विक्रय मूल्य निकाल लो। ये गया 25 दिया, 25 चौक, जीरो से जीरो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये जो कैलकुलेशन में आया, ये आया 27 गुणा 23 बटे 10। ये विक्रय मूल्य आ रहा है 621 बटे 10, 62 रुपए 10 पैसे में बेच रहा हूं। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 100 में से इतना अगर आ रहा है तो 37.9% का डिस्काउंट हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में आएगा। इस तरीके से बनाओ, ज्यादा आसान है। क्यों किया, कैसे किया, बता रहा हूं। मैंने एमआरपी 100 माना, 100 में 25% डिस्काउंट होगा 75%, इसके ऊपर 10वां और डिस्काउंट, फिर 8% और डिस्काउंट, विक्रय मूल्य आया इतना, 100 में से जितना कम हुआ वो डिस्काउंट परसेंट आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है तो आप बेफिक्र होकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।